आज हम विलियम के वाष्प दाब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। वाष्प दाब यानी विलियन हमारा जो है क्ले और विलायक से मिलकर बनता है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग लगाता हूँ द्रव का वाष्प दाब। पहले द्रव का वाष्प दाब, तो हम पहले इसी को देख लें, यानी वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड हम कह सकते हैं इसको। अब आप देखेंगे जैसे कि मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से। ये मेरा कोई एक जो है एक सिस्टम है, मैंने इसको बंद कर दिया, यानी ये क्लोज्ड सिस्टम है, एक बंद पात्र है, ये आप कह सकते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हैं हम इसको क्लोज्ड सिस्टम, SYSTEM, क्लोज सिस्टम। हमने थर्मोडायनेमिक्स में क्लोज सिस्टम के बारे में पढ़ा है। यहाँ एक लिक्विड रखा हुआ है, यहाँ जो है एक लिक्विड है, यहाँ पर एक द्रव है, यहाँ इसमें जो है कोई द्रव रखा गया है इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये द्रव रखा गया है, यदि इसके अंदर मान लीजिए इसके अंदर हवा भी मौजूद है, इसके अंदर जो है ये एयर है। ठीक है, ये एयर है। और दूसरा क्या होगा, इसके वेपर्स बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, जब भी वेपर प्रेशर की बात की जाती है तो यहाँ से इसको हम एक निर्वात पंप से जोड़ देते हैं। इसको एक निर्वात पंप से जोड़ करके इसकी एयर को निकाल दिया जाता है। जब इसकी एयर को हम निकाल देंगे तो हमारे पास ये इस तरह से बन के आएगा। यानी अब इसके अंदर जब मैंने इसकी एयर को निकाल दिया है वैक्यूम पंप से, तो यहाँ पर मेरे पास केवल इसकी जो है क्या रहेंगी, यहाँ पर वेपर रहेंगी, वाष्प रहेंगी। यानी ये जो लिक्विड है, ये जो द्रव है, इस द्रव की क्या रहेगी, वाष्प रहेगी। तो इस द्रव की वाष्प रहेगी यहाँ ये क्लोज सिस्टम के अंदर। तो अब जो है यहाँ पर जो ये लिक्विड है, ये लिक्विड हमारा इसमें चेंज हो रहा है, यानी इस प्रोसेस को हम कहते हैं वाष्पन, यानी एवोपोरेशन। इसको क्या कहते हैं, एवोपोरेशन कहते हैं। और इस यहाँ पर जब ये क्लोज सिस्टम के अंदर है, क्योंकि इसके अंदर जो है जो मैटर है उसने बाहर तो जाना है नहीं, तो होगा क्या, जब ये वाष्प ऊपर जा रही है उसके बाद ये वाष्प क्या होगी, ठंडी होगी, तो ये नीचे की तरफ को आएगी, यानी दोबारा से लिक्विड में बदलेगी। और इस लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संघनन, यानी इसको कंडेंसेशन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कंडेंसेशन और एवोपोरेशन। तो एक स्थिति क्या आएगी, थोड़ी देर के बाद एक स्थिति ऐसी आएगी कि रेट ऑफ एवोपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी वाष्पन की दर जो है संघनन की दर के बराबर हो जाएगी। तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, इस स्थिति को हम कहेंगे साम्यावस्था। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, साम्यावस्था। अर्थात इन दोनों के बीच में एक साम्यावस्था बन जाएगी। तो इस साम्यावस्था की स्थिति में जो इसकी वेपर होगी, जो इसकी वाष्प होगी, इस वाष्प का जो दाब होगा, इस वाष्प का जो दाब होगा, इसे जो है क्या कहा जाएगा, वाष्प दाब कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, वाष्प दाब, यानी इसको वेपर प्रेशर कहा जाएगा। हाँ, तो बच्चों चित्र को बना लीजिए, समझ गए होंगे आप। रेट ऑफ एवोपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, और इस कंडीशन में जो इसकी जो वाष्प की जो दाब होगी उसको हम जो है वेपर प्रेशर कहेंगे। इसको हम जो है साम्य वाष्प दाब भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस स्थिति में इसको नोट कर लीजिए। इसको इस तरीके से, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि जब किसी द्रव को, इस तरह से लिख देते हैं कि जब किसी द्रव को किसी बंद पात्र, इसको बंद पात्र लिख रहे हैं, इसको थर्मोडायनेमिक्स में हम बोलते हैं क्लोज्ड सिस्टम में रखा जाता है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, वाष्प अवस्था तथा द्रव अवस्था, वाष्प अवस्था तथा द्रव अवस्था के मध्य एक साम्यावस्था स्थापित हो जाती है, साम्यावस्था स्थापित हो
जाती है। इस स्थिति में इन दिस कंडीशन, इस स्थिति में द्रव की वाष्प का दाब, द्रव की वाष्प का दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब यानी जिसको आप कह रहे हैं वेपर प्रेशर, प्रेशर कहलाता है। यानी यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, पहली बात तो बंद पात्र के अंदर ये चीजें संभव हो पाएंगी। दूसरी चीज साम्यावस्था। साम्यावस्था का मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ एवेपोरेशन, यानी वाष्पन की दर और जो है संघनन की दर जो है दोनों बराबर हो जाएंगी। तो ये डेफिनेशन हो जाएगी हमारे वेपर प्रेशर की। इसको जो है अपनी कॉपी में नोट करें। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, विलयन का वाष्प दाब। यानी विलयन जो है इसके अंदर दो चीजें होंगी, एक तो विलेय होगा और दूसरा इसके अंदर जो है विलायक होगा। ये हम पहले से जानते हैं, यानी इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉल्यूट, और इसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है। अब जनरली सॉल्वेंट, विलेय तो हम बोलते हैं कि जो कम, किसी सॉल्यूशन में कम हो और ये जो है अधिक हो। ठीक है। अब हम यहाँ पर विलेय की चर्चा करते हैं। जनरली इसको हम जो लिक्विड मानते हैं, तो लिक्विड होता है। अब जरूरी नहीं हर सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड हो, लेकिन चलिए हम यहाँ पर जो है ऐसे विलयन की चर्चा कर रहे हैं। तो हम विलेय की कैटेगराइज कर सकते हैं इसको, विलेय को हम जो है विलेय को यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये हो सकता है वाष्पशील यानी वॉलेटाइल, और नॉन वॉलेटाइल यानी अवाष्पशील, अवाष्पशील यानी नॉन वॉलेटाइल। यानी हमारे पास जो है विलेय दो हो सकता है, विलायक भी हो सकता है, वाष्पशील जो है विलायक, वाष्पशील, अवाष्पशील। ये उस सॉल्यूशन की कंडीशन पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन किस तरह का हम ले रहे हैं। लेकिन जनरली हम यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशन की चर्चा कर रहे हैं जिसमें जो है लिक्विड हमेशा, जिसमें जो है हमारे पास विलेय जो है या तो वाष्पशील होगा या अवाष्पशील होगा, ऐसे हम इसको, और हमारा जो विलायक होगा वो क्या होगा, वो वाष्पशील ही होगा। हम ऐसे विलयन की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो वाष्पशील क्या होगा, यानी जिसकी जो है वेपर्स बनती हैं। वाष्पशील का मतलब हो गया कि जिसकी जो है वेपर्स बनती हैं या जो वाष्प अवस्था में बदल सकता है। जैसे इसमें मैं लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिखा C2H5OH, एक अल्कोहल है। C2H5OH वॉलेटाइल है, तो अगर ये विलेय के तौर पर यूज किया जाता है तो ये जो है एक वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा। इसी तरह से एसीटोन है, CH3COCH3, ये लिक्विड है। तो लिक्विड कहने का मतलब है कि लिक्विड हमारा जो है, जो विलेय है वो यहाँ पर लिक्विड होगा। अवाष्पशील के अंदर हम NaCl का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, है ना। NaCl का एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, C6H12O6 लिख सकते हैं, यानी ये ग्लूकोज होता है, यानी ग्लूकोज का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। एथेनॉल, एसीटोन, ये हमारा क्या है, एसीटोन है। और जनरली जो है यूरिया का एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं। यूरिया क्या सूत्र होता है यूरिया का, NH2CONH2, यूरिया, यानी यूरिया हमारा हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ग्लूकोज हमारा हो गया। ये जो है हमारे अवाष्पशील नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होंगे, है ना। ये हमारे जो है वॉलेटाइल सॉल्यूट होंगे, एथेनॉल, एसीटोन एटसेट्रा, और भी इसके अलावा हो सकते हैं। तो इस तरीके के सॉल्यूशन की हमने अभी चर्चा करनी है, और इस तरह से हमारे वेपर प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम किसी विलायक में, यानी विलायक तो हमारा हम इसको वॉलेटाइल ही मानेंगे यहाँ पर, कि विलायक हमारा जो है वाष्पशील होगा। हम ऐसा चर्चा कर रहे हैं कि विलायक जो है एक वाष्पशील है, वाष्पशील द्रव है, तो हम जो है उसकी चर्चा कर रहे हैं। उसमें हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा जो वेपर प्रेशर है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम जो है करने जा रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया नोट। हाँ, तो देख लेते हैं विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब। जैसे कि हमने अभी देखा था कि हमारे पास दो तरह के विलायक थे, एक था अवाष्पशील और एक था वाष्पशील। तो अब हम अवाष्पशील विलेय को किसी द्रव में मिला रहे हैं, तो उसके विलयन के वाष्प दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको हम जानेंगे। जैसे कि ये हमारे पास कोई एक लिक्विड था, तो मान लीजिए ये कोई प्योर लिक्विड है, मान लीजिए ये A है और ये प्योर है, मतलब ये कोई
इसको मैं विलायक मान लेता हूँ, ज़्यादा है, मतलब विलायक मतलब किसी विलयन में हम, ये मान लीजिए कोई विलायक है तो इसकी सतह के ऊपर, मान लीजिए विलायक है, ये ए विलायक है, तो इसकी सतह के ऊपर केवल ए आपके अणु होंगे, एक बंद पात्र के अंदर है, तो इसके अंदर जो वेफर्स बनेंगी वो वेफर्स जो होंगी उनका जो वाष्प दाब होगा उस वाष्प दाब को आप लिख सकते हैं PA0, उसको PA0 दिखा सकते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसी में एक सॉल्यूट मिला दिया B, यानी हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई B जो है हमारे पास, ये एक सॉल्यूट है, यानी ये कोई विलेय है, समझ लीजिए इसको अच्छी तरीके से, ये विलेय है और ये विलेय जो है नॉन वोलेटाइल है, यानी इसकी वाष्प नहीं बनेगी, ये अवाष्पशील है। ये क्या है, एक अवाष्पशील विलेय है। इसको मिला रहे हैं तो हम इसको मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एक विलयन तैयार हो जाता है। ये हमारे पास क्या बनता है, विलयन, क्योंकि इस विलयन में क्या है, सोल्यूट, इस विलयन में जो है हमारा सोल्यूट क्या है, इस विलयन में सोल्यूट हमारा B है और सॉल्वेंट क्या है, वो है A, इसमें सोल्यूट, ये विलयन तैयार हो गया। अब इस विलयन की सतह पर, यानी जो इसकी सतह है, इसकी सतह पर क्या होगा, A फिर B फिर A फिर B, A फिर B, इस तरह के अणु इसके अंदर आएंगे। अब जो हमारा वाष्प दाब होता है वो डिपेंड करता है किस पर, इस सतह पर उपस्थित पदार्थ के अणुओं की संख्या या द्रव के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। तो अब यहाँ पर इसने तो जाना है नहीं ऊपर को, यानी यहाँ से इसी की वाष्प बनेगी, ये मॉलिक्यूल वाष्प होगा, ये मॉलिक्यूल का वाष्पन होगा, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके जो वेफर्स हैं वो कम हो जाएंगी, यानी जो वाष्प है वो कम हो जाएगी, इसमें वाष्प ज्यादा आएगी, इसमें वाष्प कम हो जाएगी, क्योंकि सतह पर ये तो नॉन वोलेटाइल है, इसने तो ये तो वाष्पशील है नहीं, यानी ये वाष्प अवस्था में नहीं बदल सकता, केवल यही वाष्प अवस्था में बदल सकते हैं। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा, यानी इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, किसके, यानी विलायक से कम होगा। जब हम किसी विलयन में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब घट जाता है या कम हो जाता है। उसका रीजन है क्योंकि जो वाष्प दाब है वो किस पर निर्भर करता है, वो सतही क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। हिंदी में लिखते हैं इसको सतही क्षेत्रफल, यानी सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया पर निर्भर करता है। तो इस सरफेस एरिया में कौन से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, इस सरफेस एरिया में वाष्पशील द्रव के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। क्योंकि विलेय हमारा जो है अवाष्पशील है, इसलिए वेपर कम बनेगी और वेपर प्रेशर इसलिए कम हो जाएगा। तो नोट कर सकते हैं इसको। तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम होता है, विलायक की तुलना में कम होता है, क्योंकि वाष्प दाब द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन की सतह पर केवल
वाष्पशील द्रव यानी विलायक के अणु होते हैं। द्रव की सतह पर, विलयन की सतह पर केवल वाष्पशील द्रव के अणु ही वाष्प अवस्था में बदलते हैं। वाष्प अवस्था में बदलते हैं, वाष्प अवस्था में बदलते हैं, विलेय के अणु नहीं, विलेय के अणु नहीं, विलेय के अणु नहीं। फलस्वरूप विलेय के अणु नहीं, फलस्वरूप यहां लिख सकते हैं इसको, फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि हमारा क्वेश्चंस भी हो गया, आंसर भी हो गया। क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई विलयन का वाष्प दाब कम क्यों हो गया। आंसर हो गया कि यदि किसी विलायक में कोई वाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब विलायक की तुलना में कम होता है, क्योंकि वाष्प दाब द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। जो ये द्रव की सतह है इसके जो है अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। विलयन की सतह पर केवल वाष्पशील द्रव के अणु ही वाष्प अवस्था में बदलते हैं, विलेय के अणु नहीं। फलस्वरूप वाष्प दाब कम हो जाता है, क्योंकि जो ये विलेय है हमारा ये अवाष्पशील है, ये हमारा वाष्प में नहीं बदल सकता है। तो नोट कर सकते हैं इसको। स्टूडेंट्स, आज हम जो है राउल्ट का नियम पढ़ेंगे। तो जो राउल्ट का नियम है ये विलयनों के लिए होता है, यानी जो विलयन होते हैं जिसमें कि एक आपका सॉल्वेंट होता है और एक होता है सोल्यूट, यानी जिसको हम बोलते हैं विलायक और दूसरा होता है विलेय। तो स्टूडेंट, विलेय जो है वो कम मात्रा में होता है, इसकी मात्रा जो है कम होती है, और विलायक जो होता है वो अधिक मात्रा में होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है। अब जो राउल्ट का नियम है उसके लिए ये जो राउल्ट का नियम है ये वेपर प्रेशर पर आधारित है, यानी वाष्प दाब पर आधारित है। अब वाष्प दाब किसका होता है? वाष्प दाब होता है जो द्रव वाष्पशील अवस्था में होते हैं, या जो द्रव अवाष्पशील अवस्था में बदलते हैं, वाष्प में बदलते हैं, उनका वेपर प्रेशर होता है। तो हम यहाँ पर दो तरह के मिक्सचर या विलयन ले सकते हैं जिनके लिए राउल्ट लॉ को पढ़ना है। पहला विलयन हमारा होता है नंबर 1, यानी दो द्रवों का विलयन, यानी दो द्रवों का विलयन। मान लीजिए हमारे पास दो द्रवों का विलयन है, दो द्रव, यानी ये दोनों के दोनों द्रव जो हैं ये क्या हैं? वोलेटाइल हैं, यानी वाष्पशील हैं। कहने का मतलब इसमें विलेय भी वाष्पशील है और विलायक भी वाष्पशील है। दूसरा विलयन हमारा हो सकता है अवाष्पशील, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन, विलेय युक्त विलयन, यानी इसमें जो है हमारा जो सोल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है। यानी कहने का मतलब है ये नॉन वॉलेटाइल, इसके अंदर हम सोल्यूट को मानेंगे, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट होगा, और दो द्रवों का विलयन दोनों के दोनों क्या होंगे? वाष्पशील होंगे। इनके लिए जो है राउल्ट का नियम क्या होता है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम लेते हैं दो वाष्पशील द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट का नियम। ये किस तरह से इसको परिभाषित करते हैं तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले लिख लेता हूं, यानी दो वाष्पशील द्रवों के विलयन, द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है, उस समानुपाती होता है। ये तो हो गई इसकी लाइन हो गई कि दो वाष्पशील द्रवों के विलयन में प्रत्येक अवयव का वाष्प दाब उस अवयव के मूल अंश के समानुपाती होता है, यानी हम मूल अंश को यहाँ पर लेंगे। तो माना
ए तथा बी दो हमारे पास द्रव हैं जिनको मिलाकर के विलयन तैयार किया गया है। तो हम लिख सकते हैं कि इनका जो विलयन बना ए बी एक जो है ये विलयन है। इस ए बी विलयन में हम लिख सकते हैं कि पी ए हम लिख सकते हैं पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। पी ए क्या है? ए का वाष्प दाब, यानी इस ए का ये वाष्प दाब है। इसी तरह से मैं लिख सकता हूं पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। ये हो गया आपके ए के मूल अंश, ए के मूल अंश, और ये हो गया आपके बी के मूल अंश, अब इसमें हम जो है विलेय विलायक का निर्धारण कर सकते हैं। जो कम होगा वो विलेय होगा, जो अधिक होगा वो विलायक होगा। इसको हम आगे बढ़ा लेते हैं यहाँ से। यानी हमारे पास पी ए इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं पी ए नॉट काई ए। इसी तरह से पी बी बराबर भी लिखा जा सकता है पी बी नॉट काई बी। अब पी ए और पी बी क्या है? यानी पी ए जो हमारे पास 0 है, ये है शुद्ध अवस्था में, इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, शुद्ध अवस्था में ए, यानी ये द्रव है ए का वाष्प दाब। शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब। और ये पी बी नॉट क्या है? शुद्ध अवस्था में, यानी मिलाने से पहले शुद्ध अवस्था में बी का वाष्प दाब। यानी ये दोनों ही कांस्टेंट होंगे। इसको भी, इस पर भी चर्चा हम करेंगे। तो ये तो बात हो गई इस तरीके से। यही इतना ही राउंड का नियम है। यदि हमारा ये प्रश्न आता है तो हम इतना लिख करके इसको समाप्त कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा और कंसेप्ट अपने बढ़ा लें तो थोड़ा और आगे हम जानकारी इसमें ले सकते हैं। अब जो है हम आगे लिख सकते हैं कि विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। यानी विलयन का वाष्प दाब, जिसको हम लिख सकते हैं पी ए बी भी आप कर सकते हैं। इस हिसाब से मैं इसको पी ए बी लिख सकता हूं। यानी ये विलयन है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया उसके बाद। तो पी ए बी बराबर हमारा होगा पी ए प्लस पी बी। यानी पी ए क्या था, यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां मैं लिख देता हूं पी ए बराबर हो गया विलयन में, पी ए क्या है? विलयन में ए का वाष्प दाब। और पी बी क्या है? वो भी है विलयन में, पी बी बराबर क्या है कि विलयन में बी का वाष्प दाब। ठीक, यानी सारी चीजें हमको मालूम चल गई। यानी पी ए नॉट क्या है? शुद्ध अवस्था में, यानी मिलाने से पहले था, और ये मिलाने के बाद है। अब विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? वो तो विलयन में था ना। अब यहाँ पर क्या है कि विलयन का वाष्प दाब, यानी विलयन पूरा मिला दिया, उसके बाद वाष्प दाब क्या होगा? वो वाष्प दाब होगा पी ए प्लस पी बी। और ये कहां से आया? ये आया डाल्टन के आंशिक दाब का नियम। ये डाल्टन के आंशिक दाब के नियम से ये लिया गया है। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम ये कहता है कि जब गैसें आपस में क्रिया करने वाली नहीं होती हैं, अगर उनको किसी बंद पात्र के अंदर रख दिया जाए तो उनका जो वाष्प दाब होता है, जो मिश्रण का जो वाष्प दाब होता है, उन गैसों के आंशिक वाष्प दाबों के योग के बराबर होता है। ये डाल्टन के आंशिक दाब का नियम है। चूंकि ये सारी चीजें हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं ये बंद पात्र के अंदर है, क्लोज्ड सिस्टम के अंदर है, क्योंकि वाष्प दाब को क्लोज सिस्टम के अंदर ही नापा जा सकता है। तो इसको नोट कर लीजिए, या इसका स्क्रीनशॉट आप जो है खींच सकते हैं। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए खींच लीजिए, हो गया। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी ए बी बराबर, हमारे पास ये चीजें आ गई। ए की वैल्यू हमारे पास रही क्या? पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। इस तरह से लिख सकते हैं आप इसको। ठीक है। अब हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट सूत्र होता है काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। तो आप इनमें से किसी एक का नाम लिख सकते हैं। मैं काई बी की वैल्यू लिख सकता हूँ, काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए। ये फॉर्मूला भी निकल करके आता है। ये मूल अंश वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई मूल अंश जो होता है उनका योग जो है क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इस वैल्यू को भी सब्स्टिट्यूट आप कर सकते हैं इसमें। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? पी ए बी बराबर क्या हो जाएगा? पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट 1 माइनस काई
ए। तो ये हमारा जो एक फॉर्मूला बन गया, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। पी ए नॉट काई ए प्लस क्या हो जाएगा पी बी जीरो माइनस पी बी जीरो काई ए। तो ये सब जो है हमारे पास पी ए बी करके ये निकल करके आ गया। तो ये तो हमारे पास हो गया दो द्रव जो कि क्या थे, दोनों के वाष्पशील थे, दोनों ही वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो सकते थे, उनके लिए ये इस तरह की वैल्यूज निकल करके आएंगी। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा राउल्ट के नियम। अब इसको एक ग्राफ के मेथड ग्राफिकल मेथड से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। मैं इधर मिटा देता हूँ, ये तो नोट हो ही गया होगा। तो इसको ग्राफ के माध्यम से हम व्यक्त कर सकते हैं राउल्ट के नियम को। थोड़ा सा ग्राफ भी कभी बनाने के लिए आ गया तो आप आसानी से बना पाएंगे। तो इस तरीके से इसको मैं एक इसमें ले लेता हूँ। यहाँ पर से हम लिखते हैं काई ए इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ काई बी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे काई ए इज इक्वल टू 1 और काई बी इज इक्वल टू 0। तो ये 0 से बढ़ गया, इस तरीके से बढ़ा, तो ये हमारा हो गया पी ए, क्योंकि काई है इसका मान, और ये हो जाएगा पी ए 0। बढ़ते बढ़ते फ्रैक्शन जो है 1 की तरफ को जा रहा है। इधर से जो है 0 से बढ़ करके ये 1 की तरफ को गया, इस तरीके से काई बी, तो ये हो जाएगा पी बी 0 और ये हो जाएगा पी बी, यानी ये वाला पी बी का ग्राफ है, ये वाला। इसको आप अगर मिलाते हैं, हम इसको अगर मिलाते हैं तो ये होता है मेरा पी ए बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये हमारा जो है ये ग्राफ निकल करके आया। इस तरीके से हम जो है राउल्ट के नियम को प्रदर्शित करते हैं। इसमें ये मूल अंश यहाँ पे 0 थे पहले, उसके बाद बढ़ते बढ़ते मूल अंश 1 की तरफ को चले गए। ये 1 होने का मतलब हो गया कि विलयन जो है हमारा क्या हो गया, प्योर हो गया, उसमें कोई सब्सटेंस मिला हुआ नहीं है। इसी तरीके से यहाँ से बी से शुरू हुआ, यहाँ पे ये चला गया। ये आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम ये सॉल्व करना चाहते हैं कि ये जो है इसको एक डायग्राम के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं। तो कैसे इसको डायग्राम के माध्यम से दिखाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये आपका नोट हो गया होगा, या स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। यानी जैसे मेरे पास ये हमारे पास सपोज ये एक पात्र था इस तरीके से, और इसके अंदर मैंने ए लिया था जिसकी मैं बात कर रहा था। ये मेरे पास दूसरा पात्र था इस तरीके से, और इसमें मैंने लिया था बी। तो इसमें जो है इसकी सतह के ऊपर जो है इस तरीके से ये मेरा ए था, है ना, और ये था बी, ये था बी, यानी यहाँ पर जो है सारे के सारे ये क्या होंगे, बी होंगे, और इसके अंदर ये सब के सब क्या होंगे, ए होंगे। तो यहाँ पर इनकी वेपर्स बन रही होंगी और यहाँ पर इनकी वेपर्स बन रही होंगी। तो ये जो वेपर्स होंगी यहाँ पर, इनमें जब एक इक्विलिब्रियम स्थापित होगा, जब इनमें एक साम्य अवस्था स्थापित होगी, किसमें, वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था में। वाष्प अवस्था और द्रव अवस्था में जो एक साम्य अवस्था बनेगी, उस साम्य अवस्था के दौरान इसका जो वाष्प दाब होगा, उस वाष्प दाब को आप बोलेंगे पी ए 0 का मतलब शुद्ध अवस्था में, और इसका होगा पी बी 0। इस तरीके से हो गया। ये ए था, ये बी था। अब इनमें से जो कम ज्यादा है उस हिसाब से हम उसको सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोल सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर जो है, यानी ये द्रव है, इस द्रव में इसके मूल अंश होंगे, वो मूल अंश होंगे काई ए, और इसके मूल अंश होंगे काई बी। यानी ये क्या है, ये है मूल अंश, ए और बी के मूल अंश हो गए। ठीक हो गया। अब राउल्ट के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारे पास वाष्प दाब जो होता है, यानी पी ए नॉट 0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए यहाँ पर, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर जो है, एक मिनट इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, पहले इसको एक चित्र बना लेते हैं। अब आपने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास एक सॉल्यूशन तैयार होकर के आ गया। ये बन गया हमारा, इसको हम कह रहे हैं ए बी, यानी ये बन गया सॉल्यूशन, ये बन गया आपका सॉल्यूशन यानी विलयन। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ए आया, इसके बाद बी आया, फिर ए आ गया, फिर बी आ गया, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, और फिर ए आ गया। अब यहाँ पर जो है वेपर्स जो है दो तरह की हो गई। तो अब राउल्ट का नियम क्या कहता है, राउल्ट का नियम क्या कहता है, अब इसके अंदर दो चीजें आ गई। तो इसके अंदर काई ए भी मौजूद होगा और काई बी भी मौजूद होगा। जैसे कि यहाँ काई ये था, तो यहाँ पे ये दोनों मौजूद रहेंगे इस सॉल्यूशन के अंदर। और यहाँ पर ये जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा, मान लीजिए कंपोनेंट ए का जो वेपर प्रेशर है, ए का वेपर प्रेशर पी ए होगा, और बी का जो वेपर प्रेशर है, बी का जो वेपर प्रेशर होगा वो पी बी होगा। यानी पी ए क्या है, ए का वेपर प्रेशर है, पी बी जो है वो बी का वेपर प्रेशर है। अब हम बात करेंगे कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, तो हम पढ़ चुके हैं पहले, क्या होगा, पी ए प्लस पी बी होगा।
PA प्लस PB होगा। तो ये जो PA होगा यानी जो PA होगा वो तो हम यहाँ सॉल्व कर चुके हैं। अब हमको बात करनी है इसकी, यानी अगर हम इसको ले लेते हैं, यहाँ पर इसको मिटा देता हूँ। यदि हम यहाँ पर देखें इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं अगर देखना चाहूँ, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा PA नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई A के होगा कि नहीं होगा राउल्ट लॉ के नियम के अकॉर्डिंग। और इस कंडीशन में क्या होगा कि PB नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई B। अगर इसके प्रोपोर्शन को मैं हटाऊं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, PA नॉट इज इक्वल टू K, इसको मिटा देते हैं इधर, K काई A। K जो है ये एक कांस्टेंट है, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, यानी ये एक नियतांक है। ये क्या है, एक नियतांक है। अब बात करते हैं इसके अंदर अगर ये विलियन है तो इसके अंदर इसके मोल अंश कितने होंगे, 1। इसका मोल अंश कितना होगा, 1। यानी यहाँ पर जो काई A इज इक्वल टू होगा वो 1 होगा। कहाँ होगा, यानी यहाँ पर। यानी कब होगा, जब ये शुद्ध होगा, यानी शुद्ध अवस्था में होगा। क्या होगा, शुद्ध अवस्था में। जब ये शुद्ध अवस्था में होगा, इसी तरह से इसको भी निकाल सकते हैं आप। PB नॉट इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ काई XB, है ना। और XB इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। XB इज इक्वल टू 1 कब होगा, जब B जो है वो शुद्ध होगा। B क्या होगा, शुद्ध होगा। और यहाँ आकर के इनके मूल अंश जो है फिर 1/2 1/2 और जैसा भी उनका प्रोपोर्शन रहेगा उस हिसाब से ये हो जाएंगे। तो इस स्थिति में क्या होगा कि अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखूं तो PB नॉट इज इक्वल टू K बराबर नियतांक हो गया। ये मैं यही तो सिर्फ यही बताना चाह रहा था कि ये दोनों नियतांक होते हैं। और इसी तरीके से हमारा ये भी जो है, इसमें अगर मैं रखूं, इसमें अगर हम जो है, इसमें अगर इस वाले समीकरण में यदि मैं काई A का मान रखूं तो PA इज इक्वल टू मेरे पास हो जाएगा K, यानी नियतांक। तो ये दोनों नियतांक होते हैं किस कंडीशन में नियतांक होते हैं, शुद्ध अवस्था में। ये भी जो है शुद्ध अवस्था में नियतांक होंगे, क्योंकि जब शुद्ध अवस्था में होगा तो विलियन जो हमारा कंपोनेंट है वो कंपोनेंट प्योर होगा। उस कंपोनेंट के अंदर केवल एक ही मोल अंश होगा, यानी एक ही कंपोनेंट है तो उसका मोल अंश जो है 1 के इक्वल होगा, 1 होगा। इसमें भी 1 होगा, तो इसलिए जो है आपके ये हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो है राउल्ट के नियम को करते हैं। पहला वाला पार्ट हमने इसका पढ़ा था, सेकंड पार्ट के लिए हम बाद में इस पे चर्चा करेंगे। और फिलहाल जो है इतना ही। थैंक यू।